फेई फेई, क्यों? लू चेन ने अपने घुटनों पर गिरते हुए अपने पेट पर खून से सने घाव को थामे हुए कर्कश स्वर में कहा। अपनी पत्नी के विश्वासघात पर अविश्वास में उसकी आवाज़ कांप उठी। उसकी क्रिस्टल जैसी काली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसकी गोमेद जैसी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। किसी भी अशुद्धता से रहित एक अद्वितीय चीनी मिट्टी का सफ़ेद चेहरा। लू चेन की पत्नी लियू फेई फेई एक देवी थी। बस कहीं भी खड़े होने से वह उस क्षेत्र को विश्व स्तरीय कलाकृति जैसा बना देती थी। दोनों बचपन के दोस्त थे। उनके परिवारों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया था। जब लू चेन ने इस व्यवस्था के बारे में सुना तो वह बहुत खुश हुआ। वह बचपन से ही लियू फेई फेई से प्यार करता था। लू चेन ने कसम खाई कि वह अपनी पत्नी को तकलीफ नहीं होने देगा और हर दिन उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन होगा। और उसने ऐसा ही किया। हर एक दिन जो भी वह चाहती थी वह उसे पूरा करता था। कुछ आदेशों को पूरा करना लगभग असंभव था, लेकिन लू चेन लियू फीफी की मांगों को पूरा करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेता। हर बार लू चेन उसे पूरा करने के बारे में बताता। उसके चेहरे पर लालसा की झलक थी। लू चेन चाहता था कि जिस महिला से वह प्यार करता था वह उसकी तारीफ करे, लेकिन उसने उससे सिर्फ यही कहा, ओह क्या ऐसा है। और उसने उसे एक उदासीन नज़र से देखा। उदासीनता की नज़र जिसमें दया या प्यार का एक भी अंश नहीं था। अब भी उसने कोई अपराध या पश्चाताप नहीं दिखाया, क्योंकि उसने लू चेन के पेट में घोंपा हुआ चाकू पकड़ रखा था। लू चेन धीरे धीरे अपने घुटनों से उठा और एक हाथ उसके कंधे पर रखा। फीफी, मैं तुमसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि शुरुआत में तुम्हें मुझसे शादी करना पसंद नहीं था, लेकिन क्या कोई भावनाएं नहीं हैं? फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। धीरे धीरे उसके दिल में एक धागा घुस गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, हम बचपन से साथ हैं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जब लू चेन ने उनके साथ बिताए गए इतिहास के बारे में बताया तो लियू फीफी के चेहरे पर आखिरकार भाव बदल गए। वह उदासीनता ठंड में बदल गई और उसने लू चेन को घूर कर देखा। उसने उसके हाथ को ऐसे झटक दिया जैसे वह कोई मक्खी हो। उसकी नज़र से लू चेन लियू फीफी के चेहरे के भाव से दंग रह गई। लू चेन, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमने मुझे कब प्यार किया है? उसका कथन बर्फ की तरह ठंडा था, किसी भी भावना से रहित। फीफी, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें बचपन से प्यार करती हूँ। लू चेन दहाड़ा और भी आंसू बह निकले। यह उसके खांसते हुए खून में मिल गया। उसे मेरे प्यार पर कैसे शक हो सकता है? लू चेन को यकीन नहीं हो रहा था। उसके जीवन के प्यार को एहसास नहीं था कि वह उसके लिए कितना मायने रखती है। लियू फेई फेई ने हैरान लू चेन को देखकर हंसते हुए कहा, मुझसे प्यार करती हो? तुमने मुझे इस शादी के लिए मजबूर किया, तुम्हें याद नहीं है? उसे याद आया कि कैसे लू चेन ने धमकी दी थी कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह खुद को मार डालेगा। लियू फेई फेई ने कहा, यह प्यार नहीं है, यह एक जुनून है। तुम एक बीमार व्यक्ति हो। उसके शब्दों ने लू चेन के दिल को छेद दिया। हिच नहीं, हिच, मुझे विश्वास नहीं होता। लियू फेई फेई ने आगे कहा, वास्तविकता को स्वीकार करो। मैंने अपनी शादी के 8 सालों में कभी तुम्हारे साथ नहीं सोया। मैं तुम्हें कभी अपना प्यार नहीं दिखाऊंगा। दोनों अलग अलग कमरों में सोते थे, अलग अलग बिस्तरों में तो बिल्कुल भी नहीं। लू चेन आगे बोलना चाहता था, लेकिन उसे बस उसकी खोखली आंखें दिखाई दे रही थीं, जिनमें भावना या गर्मजोशी नहीं थी। वही नीरस आंखें जो उसने शादी के सालों में उसे दिखाई थीं। लू चेन को ये बात समझ में आ गई थी। वह इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था कि यह सच है, लेकिन अब उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लियू फीफी के दिल में उसके लिए ज़रा भी प्यार नहीं है। लू चेन ने जैसे ही यह सोचा, एक व्यक्ति सामने के दरवाजे से अंदर आया। उनके घर में प्रवेश करने वाला व्यक्ति एक लंबा आदमी था। उसका चेहरा किसी कलाकृति की तरह तराशा हुआ था और उसकी आंखों में कोमलता और देखभाल झलक रही थी। वह फूल वाले लड़के की आदर्श छवि था। जब वह उन दोनों के पास गया तो लियू फेई फेई की आंखें खुशी से चमक उठीं। लेकिन लू चेन के लिए यह विपरीत था। उसने क्रूर तरीके से घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों हो, लॉन्गशेन? लू चेन जानता था कि वह कौन है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उससे भी बढ़कर वह लियू फेई फेई का पूर्व प्रेमी था। उसने लू चेन को देखकर मुस्कुराया, मैं यहाँ क्यों हूँ? बेशक, अपनी पत्नी के लिए। वह लू चेन के पास से लियू फेई फेई की ओर चला गया और उसे गले लगा लिया। मैं अब यहाँ हूँ, मेरी फेयर। उसने उसके होंठों को चूमते हुए उसके कानों में धीरे से फुसफुसाया। लियू फेई फेई ने चुंबन का विरोध नहीं किया। इसके बजाय उसने चुंबन को और अधिक अंतरंग बनाने के लिए अपनी बाहें उसके गले में लपेट लीं। इस अंतरंग दृश्य ने लू चेन को सदमे और निराशा में डाल दिया। वह दहाड़ता हुआ बोला, लॉन्गशेन, मेरी पत्नी से दूर हो जाओ। जैसे ही उन्होंने चुंबन बंद किया, लॉन्गशेन ने उसकी ओर देखा और हंसने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सकस में किसी जोकर को देख रहा हो। हाँ, तुम्हारी पत्नी? लियू फीफी कब से तुम्हारी पत्नी रही है? उद्धरण चिन्ह .. उद्धरण चिन्ह।
लू चेन जानता था कि उसने लियू फीफी से शादी की है, लेकिन ये केवल कागज पर था। क्या उसके पास उसका दिल था? कुछ मिनट पहले की उसकी हरकत उसके लिए जवाब के लिए पर्याप्त थी। लू चेन की चुप्पी से लॉन्ग शेन ने आगे कहा, तुम मेरी पत्नी से शादी करने में सक्षम होने का एकमात्र कारण ये था कि तुमने खुद को मारने की धमकी दी थी। उसने पारिवारिक दायित्वों और दया के कारण ऐसा किया। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम भी नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। उसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद थी कि लियू फीफी ने उससे दया के कारण शादी नहीं की थी। लेकिन लॉन्ग शेन के शब्दों ने लू चेन को और भी कठोर चुप्पी में छोड़ दिया। इस रहस्योद्घाटन से तबाह हो गया। लू चेन, तुमने कहा था कि तुम लियू फीफी को वह अंतहीन खुशी दोगे जिसकी वह हकदार है ना? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वह वास्तव में कैसे खुश रह सकती है। लू चेन ने ऊपर देखा, सोच रहा था कि लियू फीफी को क्या खुश कर सकता है। यही उसका पूरा जीवन का उद्देश्य था। लॉन्ग शेन मुस्कुराया, वह केवल मेरे साथ खुश रह सकती है। वह देखना चाहता था कि उसके ऐसा कहने के बाद लू चेन कितना टूट जाएगा। नहीं नहीं, लू चेन का दिमाग आखिरकार टूट गया। मैंने तुम्हारी संगति, तुम्हारी दौलत ले ली, लेकिन एक चीज़ है जो मैं तुमसे चाहता था, मेरी फीफी। लॉन्ग शेन के शब्दों ने लियू फीफी को शर्मसार कर दिया। लू चेन का दिमाग उसके शब्दों से और भी टूट गया। सब कुछ चला गया था। ये सब उसकी पत्नी के प्रति उसके जुनून के कारण था। लॉन्ग शेन ने लियू फीफी को अपनी मुट्ठी से जाने दिया। उसने बंदूक निकाली। वह लू चेन के करीब गया। तुम एक मेढक थे जो हंस का मांस खाने की कोशिश कर रहे थे। जाओ और बाद में पश्चाताप करो। ट्रिगर खींचने से पहले उसने लू चेन के कान में फुसफुसाया, और वैसे भले ही तुम लोग शादीशुदा हो, लेकिन मैं ही वह था जिसने उसे पहली बार लिया था। तुम हमेशा दूसरे स्थान से ज्यादा कुछ नहीं रहोगे। लॉन्ग शेन ने ट्रिगर खींचते ही लू चेन का आखिरी बार मजाक उड़ाया। धमाका 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 धमाका। गोलियां लू चेन के शरीर में जा धंसी। हर छेद से खून बहने लगा। फर्श पर खून ही खून फैल गया। लू चेन की चेतना फीकी पड़ने लगी क्योंकि उसके शरीर से खून बह रहा था। बस एक बार, कृपया, बस एक बार। लू चेन ने दुख और निराशा के साथ लियू फीफी को देखा। वह अपने अंतिम क्षणों में अपने प्यार से थोड़ी गर्मी चाहता था। हालांकि उसने लॉन्ग शेन को गले लगा लिया, उसे अनदेखा करते हुए जैसे कि वह वहां था ही नहीं। ये सब मेरी गलती है। लू चेन की चेतना के अंधेरे में जाने से पहले उसने अपने जीवन में हुई हर घटना के बारे में सोचा। अपने माता पिता के प्रति उसका ठंडा व्यवहार और उन लोगों के प्रति अहंकार जो उसकी परवाह करते थे। वे सब चले गए थे। लू चेन की कंपनी, उसका पैसा और उसका परिवार, ये सब उससे छीन लिया गया था। उसे इससे जो मिला वह एक ऐसी पत्नी थी जो उसकी परवाह नहीं करती थी। जैसे जैसे उसका दिमाग अंधेरे में खोता गया, अंतहीन पछतावा बढ़ता गया। जियो चेन, नीचे आओ और अपना नाश्ता करो। नीचे से लू चेन को आवाज दी गई। उफ, लू चेन ने कराहते हुए कहा जब वह जागा। होह, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ, मैं जाग रहा हूँ, मैं मरा नहीं। उसके दिमाग में भ्रम भर गया। उसे बस यही याद था कि वह अपने खून के तालाब में लेटा हुआ था और लॉन्ग शेन और लियू फेई फेई को देख रहा था। उसने चारों ओर देखा और पाया कि यह उसका असली बेडरूम नहीं था। लू चेन कमरे के कोने में लगे आईने की ओर चला गया। उसने घूर कर देखा और पाया कि उसका चेहरा बहुत लंबे बालों से ढका हुआ था। लू चेन का मुंह खुला हुआ था। यह इतना चौड़ा था कि कोई उसमें सेब रख सकता था। उसे पता था कि प्रतिबिंब में कौन था। वह वही था, लेकिन एक अलग वह। ज्यादा सटीक रूप से कहें तो लू चेन अपने छोटे रूप को देख रहा था। क्या मैं वाकई अतीत में हूँ? लू चेन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने खुद को आईने में दोबारा देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने देखा था कि वह पहले से ही मौजूद था। इस तरह से उसने अपने 18 वर्षीय स्व को देखा। अभी भी अचानक उस स्थिति से सदमे में जिसमें वह वर्तमान में था, लू चेन को एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ ने उसे फिर से बुलाया है। जियाओ चेन, नीचे आओ, तुम्हारा नाश्ता ठंडा होने वाला है। उसकी आवाज़ गुस्से और झुंझलाहट से भरी हुई थी। लू चेन अपने सदमे से बाहर आ गया। ऐसा नहीं हो सकता था। वह जितनी जल्दी हो सके सीढ़ियों से नीचे भागा। वह उम्मीद कर रहा था कि उसने जो सुना वह एक भ्रम नहीं था। और जब वह नीचे आया तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे क्योंकि उसने देखा कि वे लोग वहां थे जिन्हें वह सबसे अधिक देखना चाहता था। भोजन कक्ष में चलते हुए उसने अपने पिता को अखबार पढ़ते हुए और अपने भाइयों को मेज पर बातें करते हुए देखा। जियाओ चेन, तुम्हें पहले ही नीचे आ जाना चाहिए था। एक महिला जो 30 के दशक के मध्य में दिख रही थी, रसोई से बाहर आई। उसने दूसरों के प्रति एक गर्म और आरामदायक आभा बिखेरी। लेकिन जब लू चेन की मां झांग वेनलिंग ने यह कहा तो उसने देखा कि उसके बेटे की आंखों में आंसू थे। झांग वेनलिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। जियाओ चेन, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? ये सच है। लू चेन ने अपने आंसू पोंछे। कुछ नहीं मां, मेरी आंखों में कुछ था। वह उसे बता नहीं सका कि उसे जीवित देखकर वह कितना खुश था।
सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को। उसे सब याद था। उसके पिता की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी, फिर उसकी मां ने दुख के कारण आत्महत्या कर ली, और फिर उसके भाई एक एक करके रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। हर एक को बहुत जल्दी मार दिया गया, लेकिन झांग वेनलिंग और बाकी सभी जीवित थे और लू चेन की आंखों में सही थे। लू चेन, तुम ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने तुम्हें धोखा दिया हो। जाओ अपना चेहरा धो लो, लड़कों में से एक ने मजाक में कहा। वह व्यक्ति लू चेन का दूसरा भाई लू हाओ था। वह 20 के दशक की शुरुआत में था और उसके बाल अस्त व्यस्त काले थे, लेकिन उसका चेहरा सुंदर था। सब कुछ मिलकर उसे एक जंगली और लापरवाह आभा देता था। लू हाओ की ओर सिर घुमाते हुए लू चेन को पता था कि उसकी कष्टप्रद टिप्पणी केवल चंचल थी। लू हाओ हमेशा अपने द्वारा किए गए गंदगी को साफ करता था। ठीक है, दूसरे भाई, लू चेन ने गर्मजोशी से कहा। लू हाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या आज सूरज उल्टी दिशा में उग गया? जब भी वह अपने भाई को चिढ़ाता तो वह हमेशा पलटकर जवाब देता। ये बहुत असामान्य था। वह लू चेन के पास गया और उसके माथे पर हाथ रखा। तुम अच्छे हो छोटे भाई? क्या तुमने सोने से पहले कुछ अजीब खाया था? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भूल गया कि वह इतना मूर्ख था। लू चेन पलटकर जवाब देने वाला था, लेकिन एक और आवाज ने उसे रोक दिया। लू हाओ, लू चेन को चिढ़ाना बंद करो। लू चेन के सबसे बड़े भाई लू एओटियन ने दोनों को बीच में रोका। अगर उसका वर्णन करने के लिए कोई शब्द होते तो वह होता एक परिपक्व रोल मॉडल। उसका रूप लू हाओ से बिल्कुल उलट था। वह सभ्य और सभ्य था। इसके अलावा उसमें लू हाओ जैसी ही सुंदर आभा थी। वह लू चेन की ओर मुड़ा और जियाओ चेन, जाकर अपने आप को साफ करो। मैं अभी भी तुम्हारे मुंह के आसपास लार के दाग देख सकता हूँ। हाँ सर, दोनों ने एक स्वर में कहा। लू चेन बाथरूम में घुसा और फिर से शीशे में खुद को देखा। मुझे पक्का करना है। अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं था कि यह हकीकत है। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और आउच! लू चेन चिल्लाया और खुद को चुटकी काटी। उसके चेहरे पर एक निशान था, लेकिन वह भी चमक उठा। यह हकीकत है। उसे जो महसूस हुआ वह दर्द था। वह जानता था कि यह कोई सपना नहीं बल्कि असल जिंदगी थी। लू चेन ने भौहें सिकोड़ी। ये कैसे संभव है? समय में पीछे जाना उसके लिए अकल्पनीय था। लू चेन को कोई कारण नहीं सूझा कि उसे वापस क्यों भेजा गया, और उसके पास सबसे अच्छा सवाल था, मुझे ही क्यों? वह एक घमंडी कमीना था। क्या स्वर्ग मुझे दूसरा मौका दे रहा है? लेकिन फिर लू चेन ने इस विचार की मूर्खता पर हंसते हुए अपना सिर हिलाया। फिर भी इस स्थिति में ये काफी तार्किक था। अगर स्वर्ग ने मुझे दूसरा मौका दिया तो मैं इसका एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकता। लू चेन को वह रास्ता याद आ गया जिस पर वह पहले चला था, और वह सब कुछ जो उसने खोया था। वह जो कुछ भी करता था उससे कांपने लगता था। मैं कसम खाता हूं कि मैं बदल जाऊंगा और एक बेहतर इंसान बनूंगा। लियू फीफी के लिए उसने जो कसम खाई थी, इस बार उसने पहले से बेहतर इंसान बनने की कसम खाई। अरे लू चेन, क्या तुम्हें कब्ज है या कुछ और? अभी नीचे आ जाओ, लू हाओ नीचे से चिल्लाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या मुझे उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए? लू चेन को आश्चर्य हुआ कि क्या वहां कोई डक्ट टेप है। लू चेन डाइनिंग रूम में आया और लू हाओ के बगल में बैठ गया। झांग वेनलिंग वापस आया और मेज पर यूटियाओ, तला हुआ आटा और पोर्क बंस लाया। झांग वेनलिंग मुस्कुराया। जियाओ चेन, मैंने तुम्हारे पसंदीदा पोर्क बंस बनाए हैं। तुम्हें और खाने की ज़रूरत है। तुम बहुत। वह कहने जा रही थी कि वह दुबला दिख रहा है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, लू चेन ने पोर्क बंस से उसका मुंह भरना शुरू कर दिया। जैसे ही सुअर के मांस और लीक का स्वादिष्ट स्वाद उसके मुंह में भरा, उसने और भी ज्यादा खाना खाया। वह एक चिपमंक की तरह लग रहा था जो अपने गालों को नच से भर रहा हो। लू हाओ और लू एओटियन लू चेन से दूर जाने लगे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने रोटी पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो लू चेन उनकी उंगलियां काट लेगा। लू एओटियन ने डांटा, लू चेन धीरे चलो, नहीं तो तुम गलती से अपनी उंगली खा लोगे। कोई भी तुम्हारा खाना नहीं छीनने वाला है। हालांकि लू चेन ने उसकी बात नहीं सुनी और खाना जारी रखा। बहुत समय हो गया है। लियू फीफी से शादी करने के बाद उसने कभी घर का बना गर्म खाना नहीं खाया था। लू चेन के लिए ये भोजन उसके लिए सबसे अच्छा था। इससे पहले कि लू चेन अपने मुंह में एक और बन ठूंस पाता, उसके पिता लू शियातोंग ने अपना अखबार नीचे रखा और लू चेन की ओर मुड़े। जियाओ चेन, जाकर कपड़े बदल लो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। बटलर वो कुछ ही मिनटों में कार सामने ला रहा है। अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी है तो एक डिब्बा उठाओ और कुछ अपने साथ ले जाओ। उसने अपने बटुए से कुछ पैसे भी निकाले। यहाँ तुम्हारे खर्च करने के लिए 3000 युआन हैं। लू चेन ने उस पैसे को देखा जो उसके पास सरकाया गया था। उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि उसके हाथ में इतने पैसे हैं। उसके पिता हमेशा अपने परिवार के बारे में चिंतित रहते थे। उनका आदर्श वाक्य था, परिवार पहले, बाकी सब बाद में। जब तक उसका परिवार सुरक्षित है तब तक उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या हुआ।
यही सबसे ज्यादा मायने रखता था। लू चेन ने अपने परिवार को देखा। यही वह बात थी जिसका उसे सबसे ज्यादा अफसोस था, अपने परिवार को छोड़ देना। उसने एक ऐसी महिला के लिए उन्हें धोखा दिया जो उससे प्यार नहीं करती थी। उसने गर्मजोशी छोड़ दी और उसकी जगह हताशा और अकेलेपन को ले लिया। लेकिन इस गर्मजोशी को फिर से महसूस करने से उसे इसे गायब होने से रोकने की प्रेरणा मिली। लू चेन ने सफ़ेद स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर हवेली छोड़ी। यूनिफॉर्म ने उसे पवित्र और कुलीन बना दिया था, लेकिन उसके लंबे बालों ने उसे संतुलित कर दिया। मैं बाद में इस पर बात करूंगा। लू चेन बटले की पोशाक पहने एक 70 वर्षीय व्यक्ति की ओर चला गया। उसने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। एल्डर वू, सुप्रभात। एल्डर वू 2 पीढ़ियों से लू परिवार के बटलर थे। वह लू चेन के दादा के समय से लेकर अब तक अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। एल्डर वू मुस्कुराए। शुभ दिन, युवा स्वामी। कार तैयार है। उन्होंने लू चेन के प्रवेश के लिए एक काली लिमोजीन का दरवाज़ा खोला। जब एल्डर वू गाड़ी चला रहे थे, लू चेन ने खिड़की से बाहर देखा। वह विचारों में खोया हुआ था। मैं अतीत को कैसे बदल सकता हूँ? ऐसा करने के कई तरीके थे। उसके लिए अपने लक्ष्यों को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? लेकिन सबसे पहले, एल्डर वू, आज की तारीख क्या है? ये पता लगाने से पहले कि उसे क्या करना है, उसे यह जानना जरूरी था कि उसे अतीत में कितनी दूर भेजा गया था। युवा गुरु, आज 10 मई है। एल्डर वू ने गाड़ी चलाते हुए कहा, अचानक पूछे गए सवाल पर ध्यान नहीं दिया। 10 मई है न? मुझे लगभग 1 महीने का समय मिला है। परीक्षा पास करने के लिए, अध्ययन करने और अपने ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए यह पर्याप्त समय होना चाहिए। लू चेन ने जिस परीक्षा के बारे में सोचा था वह गाओकाओ थी। अपने पिछले जीवन में लू चेन ने गाओकाओ के लिए बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। शुक्र है कि वह एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाने में सक्षम था। लेकिन यह उसके पिता के प्रभाव और कॉलेज को दिए गए भारी दान की बदौलत संभव हुआ। लू चेन ने राहत की सांस ली। कम से कम उसे इतनी दूर वापस भेजा गया था कि वह अधिकांश समस्याओं को बदल सके। लेकिन उसे पहले एक चीज़ बदलनी थी। एल्डर वू, स्कूल के बाद मुझे बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान पर ले चलो। उसे अपने लंबे बालों से छुटकारा पाना था। इससे उसका चेहरा बहुत ज्यादा ढक गया था और उसकी दृष्टि भी अवरुद्ध हो गई थी। उसके शब्दों ने एल्डर वू को रुकने पर मजबूर कर दिया। क्या युवा मास्टर गंभीर है? वह अचानक आए मन परिवर्तन से भ्रमित था। उसने पिछले 3 सालों से अपने बाल लंबे रखे थे। लू चेन ने उन्हें केवल तभी काटा जब उनके सिरे दोमुहे हो गए। इसके अलावा वह कुछ भी नहीं करने के लिए अडिग था। जब कार लाल बत्ती पर रुकी, एल्डर वू लू चेन की ओर मुड़ा। वह सुनिश्चित करना चाहता था, युवा मास्टर, क्या आप वाकई अपने बाल कटवाना चाहते हैं? लू चेन ने सिर हिलाया। एल्डर वू, मुझे यकीन है। जब मुझे अपने बाल धोने पड़ते हैं तो ये कष्टप्रद होता है और इससे मेरी दृष्टि भी अवरुद्ध हो जाती है। मौसम भी गर्म हो रहा है। मैं इसे बांधने के लिए एक स्क्रंची का उपयोग कर सकता हूँ या इसे पूरा काट सकता हूँ। मैंने इसे पूरा काटना ही चुना। समझ गया। मैं स्कूल खत्म होने तक एक उपयुक्त हेयर सैलून ढूंढ लूंगा। बत्ती हरी हो गई और एल्डर वू वापस गाड़ी चलाने लगा। धन्यवाद, एल्डर वू। लू चेन मुस्कुराया। एल्डर वू को एक और आश्चर्य हुआ। उसने काफी समय से लू चेन को किसी का धन्यवाद करते नहीं सुना था। एल्डर वू ने अपना सिर हिलाया। युवा मास्टर, आपको मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। एक बटलर के रूप में आपका समर्थन करना मेरा कर्तव्य है। मैं अभी भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, लू चेन ने शांति से कहा। और भी बहुत कुछ। लू चेन ने बात करना बंद कर दिया और खिड़की से बाहर देखना जारी रखा। लू चेन समझ गया कि एल्डर वू ने उससे बाल कटवाने के बारे में क्यों पूछा। वह इसके लिए उसे दोष नहीं दे सकता था। अगर लू चेन एल्डर वू की जगह होता तो वह भी यही करता। कारण पर पीछे मुड़कर देखें तो यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण था। लू चेन ने अतीत में अपने व्यवहार के बारे में हंसते हुए कहा। एक दिन स्कूल में क्लास खत्म होने पर लू चेन लियू फीफी की तरफ बढ़ा। वह अपनी डेस्क पर बैठी थी और अपने फ़ोन पर टेक्स्ट कर रही थी। ये स्पष्ट था कि यह लॉन्ग शेन के लिए था। उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। लेकिन लू चेन को एहसास नहीं हुआ और उसने पूछा, फीफी, तुम किस तरह के लड़के से शादी करना चाहती हो? उसे अपने माता पिता से पता था कि वे किसी भी तरह से शादी करेंगे। लेकिन लू चेन अभी भी ऐसा व्यक्ति बनना चाहता था जो लियू फीफी के स्वाद के अनुकूल हो। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं। वह जानना चाहता था कि लियू फीफी क्या चाहती है। हालांकि लियू फीफी ने लू चेन की तरफ देखा तक नहीं और अपने फ़ोन पर टेक्स्ट करना जारी रखा। और लू चेन उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। लियू फीफी ने उसकी तरफ देखा और भौहें सिकोड़ लीं। वह बता सकती थी कि अगर वह कुछ नहीं कहती तो लू चेन उसे हर समय परेशान करेगा। उसका जवाब था, मुझे नहीं पता, लंबे बालों वाला कोई लड़का या कुछ और। उसकी आवाज़ उदासीन थी और जवाब में कोई गंभीरता नहीं थी। लेकिन लू चेन के लिए यह उसके लिए दिन बना देने वाला था क्योंकि वह मुस्कुराया।
फेई फेई, मैं अपने बाल बढ़ा लूंगा, उसने कहा, उम्मीद है कि इससे उसकी दिलचस्पी बढ़ेगी। जाओ और जो चाहो करो। लियू फेई फेई ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाईं और फिर से अपने फ़ोन को देखने लगी। उस एक टिप्पणी ने लू चेन को वैसा ही बना दिया जैसा वह अब था। उसके शब्द निश्चित रूप से मुझे भागने के लिए मजबूर करने वाले थे। ये निश्चित रूप से था। लू चेन ने इस बात पर हंसते हुए कहा कि वह अतीत में कितना मूर्ख था। वह लियू फेई फेई की बातों को ऐसे सुनता था जैसे वे कानून हों। लेकिन यह मेरे अतीत की वजह से है कि मैं जानता हूं कि मुझे अब क्या महत्व देना चाहिए। लू चेन खुद से और अपने पहले के व्यवहार से नफरत करता था, लेकिन वह जानता था कि यह एक आशीर्वाद था। इससे उसे एहसास हुआ कि उसे अब क्या संजोकर रखना चाहिए। जबकि लू चेन अपने पिछले कार्यों के बारे में सोचता रहा, एल्डवू ने उसे रियरव्यू मिरर से देखा। आज युवा मास्टर के बारे में कुछ अलग है। लू चेन शांत और सांसारिक था जबकि वह अंतरिक्ष में घूर रहा था। अतीत में लू चेन एक घमंडी और अहंकारी व्यक्ति था, और लू शियातों के लगातार बिगड़ने से लू चेन का स्वभाव और भी बढ़ गया। जब भी लू चेन कुछ चाहता उसे मिल जाता। बस ये क्षमता होना ही लू चेन के दिमाग को भ्रष्ट करने के लिए पर्याप्त था। वह एक आम बिगड़ैल अमीर दूसरी पीढ़ी में बदल गया। हालांकि उसमें कोई अहंकार या अभिमान नहीं था। लू चेन इतना शांत और सांसारिक था कि वह एक मूर्ति की तरह था। और युवा मास्टर ने मुझे पहले धन्यवाद दिया। एल्डवू को उम्मीद नहीं थी कि लू चेन एक साधारण काम के लिए उसे धन्यवाद देगा। लेकिन एक बात पक्की थी, लू चेन बेहतर हो गया। जैसे ही लिमोजीन स्कूल के गेट के सामने रुकी, एल्डवू लू चेन की ओर मुड़े। युवा मास्टर, हम आ गए हैं। लू चेन ने सिर हिलाया और कार से बाहर निकल गए। वह एल्डवू की ओर मुड़े। धन्यवाद एल्डवू, आपका दिन शुभ हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप भी, युवा मास्टर। एल्डवू ने उनकी ओर मुस्कुराया। उन्हें एक और आश्चर्य हुआ। एल्डवू ने लू चेन को स्कूल में प्रवेश करते देखा, और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, एल्डवू खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए, युवा मास्टर निश्चित रूप से बदल गए हैं। यह अभी भी बहुत बड़ा है। लू चेन ने स्कूल के मैदान को देखा। फर्स्ट हाई पूरे चीन में शीर्ष स्कूलों में से एक था। ये शीर्ष स्तरीय कॉलेजों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की सबसे अधिक दरों में से एक के लिए प्रसिद्ध था। सभी आपूर्ति और शैक्षिकी सामग्री शीर्ष स्तरीय और अत्याधुनिक थीं, लेकिन इसके लिए एक कीमत भी चुकानी पड़ी। यहाँ दाखिला लेने वाले अधिकांश छात्र दूसरी पीढ़ी के अमीर थे। लू चेन इन छात्रों में से एक था। उसने अपनी कक्षा में प्रवेश करते समय इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने चारों ओर नज़र घुमाई। उसे यहाँ कुछ चेहरे याद आ गए। कुछ को उसने ज्यादा पहचाना जबकि अन्य को उतना नहीं। लेकिन एक बात उसे पक्की थी, लू चेन असहज महसूस कर रहा था। हर कोई मेरी तरफ क्यों देख रहा है? कक्षा में लगभग हर कोई उसे घूर रहा था। कुछ लोग बड़बड़ा भी रहे थे, मैंने इस बार क्या किया? लू चेन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने जरूर कुछ किया होगा। अतीत में उसने जो कुछ भी किया था उसके बारे में सोचते हुए उसे नहीं पता था कि उसने कौन सा काम किया है। चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प थे, इससे उसका सिर दुखने लगा। और उनमें से अधिकांश लियू फीफी से संबंधित थे। ये संख्या अंतहीन थी। उसके कुछ कार्य सांसारिक थे, जैसे उसके लिए दोपहर का भोजन बनाना या उसे फिल्मों में आमंत्रित करना। फिर कुछ चरम मामले थे, उसने एक दिल में 520 गुलाब भेंट किए या उसे 1 मिलियन युआन का हार दिया। कृपया अतिवादी न बने। लू चेन को बाद वाली बात अच्छी तरह याद थी। वह अब खुद को पूरे स्कूल के सामने ऐसा कुछ करते हुए कल्पना नहीं कर सकता था। जैसा कि लू चेन ने उम्मीद की थी, एक हाथ उसके कंधों पर लिपटा हुआ था। यो भाई लू चेन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह इस ऊर्जावान व्यक्ति को जानता था। वह पलटा। छात्र 1.8 मीटर लंबा था। उसका चेहरा सुंदर और साहसी था। इससे एक चंचल और शरारती भाव निकल रहा था। गुड मॉर्निंग झांग जियान। झांग जियान ने भौहें से कुढ़ी। गुड मॉर्निंग मत कहो। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? लू चेन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन झांग जियान ने बीच में टोकते हुए कहा, अच्छा, सार्वजनिक रूप से इस तरह मारे जाने के बाद कौन ठीक रहेगा? उसने आह भरी और फिर एक चमकदार मुस्कान दी। चिंता मत करो, हम पूरी रात पार्टी करेंगे। इससे तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। क्या हुआ? लू चेन उलझन में था और उसने समझाया, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। झांग जियान लंबे समय से लू चेन का सबसे अच्छा दोस्त था। वह अकेला व्यक्ति था जो लू चेन के घमंडी रवैये को बर्दाश्त कर सकता था। जब तक वह और लियू फीफी की शादी नहीं हुई, तब तक दोनों एक दूसरे से अविभाज्य थे। लियू फीफी ने जोर देकर कहा कि झांग जियान एक असफल व्यक्ति है और लू चेन को उससे संबंध तोड़ लेने चाहिए। और लू चेन ने यही किया, इस बात की परवाह किए बिना कि उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया है। लू चेन को ठीक देखकर झांग जियान ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल वह प्रभावित हो गया। अरे भाई चेन, तुम इस तरह सार्वजनिक रूप से मारे जाने के बाद कैसे परेशान नहीं हो? ओहे, क्या हुआ? लू चेन समझ नहीं पाया कि उसने क्या किया। चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प थे।
तुमने कहा था कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम सब कुछ भूल गए। झांग जियान ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को एक अजीब नज़र से देखा और उसने तुरंत अपना हाथ ताली बजाई क्योंकि उसे कारण पता था। ओह, अब मुझे समझ में आ गया। मानसिक क्षति के कारण तुम इनकार करने लगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैं इस बारे में भूल गया। लू चेन भूल गया था कि झांग जियान का व्यक्तित्व कैसा था। लू चेन का एक अच्छा दोस्त होने के बावजूद वह ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी तरह की छल कपट नहीं करता था और लू चेन के साथ बहुत मजाक करता था। झांग जियान, तुम मुझे बताओगे या नहीं? मैं दूसरों से पूछूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हें सच में याद नहीं है कि क्या हुआ था? झांग जियान दोबारा जांचना चाहता था। वह नहीं बता सकता था कि लू चेन मजाक कर रहा था या नहीं। लू चेन ने मुड़कर दूसरे लोगों से पूछने के लिए तैयार हो गया, लेकिन झांग जियान ने उसे रोक दिया। उसने समझाया, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन लानत है, तुम लियू फीफी द्वारा तुम्हारे सिर पर लंच बॉक्स फेंके जाने को कैसे भूल सकते हो? क्लिक। ऐसा लगा जैसे खोया हुआ गिया वापस अपनी जगह पर आ गया हो। लू चेन को याद आया कि क्या हुआ था। कुछ दिन पहले जब दोपहर के भोजन के लिए घंटी बजी, लू चेन अपनी सीट से उठे और 2-3 परत वाले लंच बॉक्स लाए। ये फिर से नहीं। जब झांग जियान ने 2 लंच बॉक्स देखे तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सामने आ गया, उसका रास्ता रोकते हुए। भाई चेन, लियू फीफी के पास जाना बंद करो। उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि वह तुम्हें पसंद नहीं करती है। इस बार यह अलग है। मेरे पास सब कुछ पूरी तरह से तैयार है। मुझे यह मिल गया है, लू चेन ने आत्मविश्वास से कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तुमने पिछली बार भी यही कहा था। मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। झांग जियान ने उसका रास्ता रोकना जारी रखा। लू चेन ने आह भरी। तुमने मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा। उसने जल्दी से हवा में इशारा किया, देखो, एक सुंदर लड़की है। कहाँ? झांग जियान ने तुरंत देखा। कुछ पल के लिए रुकने के बाद, अरे, वह धोखा खा गया और फिर से वही चाल चली। बेवकूफ़, बेवकूफ़, बेवकूफ़। झांग जियान ने अपना सिर ईंट की दीवार से टकराया, लेकिन वह ज़्यादा देर तक नहीं रुका और लू चेन का पीछा करने लगा। प्यार सच में तुम्हें अंधा और बेवकूफ़ बना देता है। लू चेन ने लियू फीफी की कक्षा में प्रवेश किया। वहाँ मौजूद छात्रों ने आह भरी और दया और झुंझलाहट से उसे देखा। मोपहेड लू फिर से यहाँ आया। इस बार हमारी देवी उसके साथ क्या करने जा रही है? देखो, वह 2 लंच बॉक्स पकड़े हुए है। ओह, आज यह अच्छा होने वाला है। लू चेन ये सब सुन सकता था, लेकिन उसने इसे अनदेखा करते हुए लियू फीफी की ओर चलते हुए कहा, फीफी, क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगी? मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे सभी पसंदीदा खाद्य पदार्थों के साथ लंच बनाया है। क्या तुम मूर्ख हो? लियू फीफी ने लू चेन को मना करते हुए अपनी आंखें घुमाईं। लू चेन, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा? मुझे परेशान करना बंद करो। ये पहले से ही परेशान करने से आगे निकल चुका है और अब उसे दुनिया के कोने कोने तक परेशान करने जैसा है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि लू चेन के लिए यह बात एक कान से निकल गई और दूसरे कान से निकल गई। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था, फेई फेई, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक कि तुम मेरे साथ कम से कम एक बार डेट पर न आ जाओ। वह जानता था कि अगर लियू फेई फेई उसे मौका देगी तो वह किसी और के बजाय उसे चुनेगी। लियू फेई फेई की भौहें अजीब तरह से फड़क उठीं। इससे बाकी सभी छात्र कांप उठे। उसने अपनी भौहों के बीच चुटकी ली, रुको, लू चेन, तुम पहले से ही जानते हो कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम मुझे परेशान करना जारी रखते हो। इस बिंदु पर वह बेशर्म हो रहा था। जब लियू फेई फेई ने लॉन्गशेन का जिक्र किया तो लू चेन ने झल्लाकर कहा, फेई फेई, उस गंदे आम आदमी में इतनी खासियत क्या है? उसके शब्दों से दूसरे छात्र उसे घृणा से देखने लगे। हाँ, लॉन्गशेन दूसरे छात्रों की तुलना में एक आम आदमी था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि लू चेन उसे इस तरह डांट सकता था। और जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा नाराज था वह था लियू फीफी। लॉन्गशेन लियू फीफी के लिए आखिरी तिनका था। लू चेन को घूरते हुए उसकी आंखें ठंडी हो गईं। लू चेन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, तुम लॉन्गशेन के बारे में फिर से इस तरह बात करने की हिम्मत मत करना। वह मेज पर रखे 2 लंच बॉक्स की ओर मुड़ी। मैं तुम्हें ये बता दूंगी, लू चेन, तुम एक चूहे हो। मैं ऐसा कुछ क्यों खाऊंगी जो एक चूहा खा सकता है? लियू फीफी ने एक बॉक्स खोला और उसमें से सारा सामान लू चेन के सिर पर फेंक दिया। उसने बॉक्स को जमीन पर फेंक दिया। अपनी जगह जानो। लियू फीफी ने परवाह नहीं की और कक्षा से बाहर निकल गई। लू चेन को भोजन से लथपथ छोड़ दिया। झांग जियान अंदर आया, लेकिन जब उसने लियू फीफी को कमरे से बाहर जाते देखा तो बकवास नुकसान हो चुका था। झांग जियान की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि लियू फीफी इतना गुस्सा होगा। छात्र हंसे और लू चेन की ओर इशारा करते हुए बड़बड़ाए। झांग जियान ने घूर कर देखा, तुम क्या देख रहे हो? भागो। इससे बात बन गई। छात्र झांग जियान की घूरती निगाहों से डर गए और उन्होंने दूसरी ओर देखा।
झांग जियान ने लू चेन की ओर देखा। भाई चेन, क्या आप? इससे पहले कि वह पूछ पाता, झांग जियान के प्रतिक्रिया देने से पहले लू चेन कमरे से बाहर भाग गया। तुम्हें अब सब कुछ याद है? झांग जियान ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लू चेन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह जानता था कि लू चेन की चुप्पी का मतलब हाँ था। झांग जियान ने आह भरी, तुमने मुझे इन कुछ दिनों में परेशान कर रखा था, और तुम लगातार क्लास भी छोड़ रहे थे। लू चेन को याद आया कि वह आर्केड गया था। वह बहुत शर्मिंदा और अपमानित था और वापस क्लास में नहीं जा सका। गंभीरता से, तुम्हें वह लोमड़ी क्यों पसंद है? झांग जियान उलझन में था। चाहे लियू फीफी ने लू चेन की गरिमा और गौरव को कितना भी नष्ट कर दिया हो, लू चेन उसके पास वापस लौटना जारी रखता है। यह एक पिल्ला था जो अपने मालिक के पास वापस जा रहा था। लू चेन ने कंधे उचकाए। मुझे याद नहीं है कि मैं भी उससे प्यार क्यों करता हूँ। सभी असफल प्रयासों के साथ साथ ही अपने पुराने स्व से गिनती करने पर यह आश्चर्यजनक था कि वह अभी भी उससे पहले क्यों प्यार करता था। झांग जियान ने लू चेन के शांत व्यवहार पर आह भरी। उसने गंभीरता से कहा, लू चेन, अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो तो लियू फीफी को बाहर जाने के लिए कहना बंद करो। वह बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें मार रही है। अपने दोस्त की भावनाओं को इस तरह से चीरता हुआ देखना दिल दहला देने वाला था। लियू फीफी लू चेन को इंसान के तौर पर भी नहीं देखती। क्या तुम यह नहीं देख सकते? झांग जियान ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसे पता था कि लू चेन उस लड़की के लिए अपने प्यार में अंधा हो गया था। ठीक है, मैं लियू फीफी का पीछा करना बंद कर दूंगा, लू चेन ने शांति से कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उन्होंने क्या कहा? झांग जियान कुछ और कहने वाला था, लेकिन लू चेन के शब्दों से रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना। भाई चेन, क्या तुम इसे दोहरा सकते हो? मैं लियू फीफी को छोड़ दूंगा, लू चेन ने फिर कहा। सच में? झांग जियान ने लू चेन के कंधों को पकड़ा और उसे हिलाया। लेकिन फिर उसने पूछा, क्या उस घटना ने तुम्हारे सिर पर जोर से चोट मारी? ये घटना अन्य बार की तुलना में अधिक क्रूर थी। लू चेन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इन सालों से लियू फीफी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इससे मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। अगर मैं ऐसा करता रहा तो इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। जब लू चेन ने समझाया तो उसे एहसास नहीं हुआ कि झांग जियान फूट फूट कर रो पड़ा था। आखिरकार उसे समझ में आ गया। झांग जियान इतने लंबे समय से लू चेन को यह एहसास कराना चाहता था। उसने उस दुष्ट महिला पर इतना समय बिताया, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह इसके लायक नहीं था। अरे, तुम क्यों रो रहे हो? लू चेन उलझन में था कि उसका दोस्त क्यों रो रहा था। अपने आंसू पोंछते हुए झांग जियान ने कहा, कुछ नहीं यार, बस मेरी आंखों में अंधेरा छा गया है। उसने लू चेन के कंधों पर हाथ रखा। भाई चेन, तुम्हें अब किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत सी लड़कियों से मिलवाऊंगा जो उस दुष्ट से बेहतर हैं। उसने अलग अलग लड़कियों की एक सूची तैयार की जिसके बारे में उसे लगा कि उसके सबसे अच्छे दोस्त के लिए उससे बेहतर स्टाइल और व्यक्तित्व है। झांग जियान उसे सूची दिखाने ही वाला था, लेकिन लू चेन ने उसके विचार को अस्वीकार कर दिया। मैं अभी किसी लड़की को डेट नहीं करना चाहता। अभी डेटिंग करना बहुत कष्टप्रद और थकाऊ था। लियू फीफी का इतने लंबे समय तक पीछा करने से उसकी बची हुई सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी। उसकी मुख्य प्राथमिकता अपने परिवार की रक्षा करना था। लेकिन भाई चेन, तुम सिर्फ एक लड़की की वजह से डेटिंग करना नहीं छोड़ सकते। मैंने जिन लड़कियों को चुना है वे निश्चित रूप से वाइफू मटेरियल हैं। लो, झांग जियान अपना फ़ोन निकालने ही वाला था कि क्लास की घंटी बजी। शिक्षक कमरे में दाखिल हुए। आप मुझे इसे बाद में देखने दे सकते हैं? वास्तव में शायद कभी नहीं। लू चेन अपनी डेस्क पर चला गया और झांग जियान के जवाब देने से पहले ही बैठ गया। लेकिन झांग जियान ने इसे जाने देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह लू चेन के बगल में बैठा था। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, झांग जियान ने लू चेन से फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन उस आदमी ने हल्के से सिर हिलाया और सीधे बोर्ड की ओर देखा। 50 के दशक के मध्य से लेकर अंत तक के दिखने वाले एक आदमी और बहुत सख्त और गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति ने सभी छात्रों की ओर देखा। छात्रों, उसने उदासीन स्वर में कहा। सुप्रभात शिक्षक जियो, छात्रों ने एक स्वर में कहा। उन्हें उससे थोड़ा डर लगा। वे नहीं चाहते थे कि वह नाराज हो। जियाओ कांग ने कुछ भी नहीं कहा और अपनी पुस्तिका खोली, उपस्थिति लेने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने एक एक करके प्रत्येक छात्र की जांच की, उसने छात्रों को घूर कर देखा कि वे वहां हैं या नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण उन्हें डांटने के लिए तैयार था। समाप्त करते हुए जियाओ कांग ने अपनी उपस्थिति पुस्तिका बंद कर दी। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं। और लेक्चर शुरू हो गया। डॉट डॉट डॉट। जब छात्र लेक्चर सुन रहे थे तो वे चुप थे। वे ध्यान से सुन रहे थे। हालांकि जियाओ कांग को थोड़ा परेशानी महसूस हुई। उसने बोर्ड से मुंह मोड़ लिया और क्लास की तरफ देखा, खास तौर पर लू चेन की तरफ। छात्र लू चेन बहुत चुप है। वह बहुत शांत था।
अगर कोई क्लासरूम में पिन गिराता तो हर कोई उसे सुन सकता था। इससे जियाओ कांग को आश्चर्य हुआ, क्योंकि क्लास में हमेशा एक छात्र की वजह से बाधा आती थी, और वह वही व्यक्ति था जिस पर उसकी नज़र थी। लू चेन उसकी क्लास में आने के बाद से ही उसके लिए कांटा बन गया था। इसकी बुरी बात यह थी कि जियाओ कांग लू चेन से कुछ नहीं कह सकता था। उसके पिता ने स्कूल में ज़्यादातर उपकरणों का खर्च उठाया था। लू चेन का अनादर करना स्कूल के सबसे बड़े फंडर को थप्पड़ मारने जैसा था। वह सिर्फ लू चेन को चेतावनी दे सकता था और बस। ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लू चेन इतना चुप था और लेक्चर पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। क्या छात्र लू कुछ साजिश कर रहा है? जियाओ कांग ने इस स्कूल में 20 साल तक पढ़ाया। जब वे यहाँ पढ़ते थे तो उन्होंने लू एओटियन और लू हाओ को भी पढ़ाया। दोनों लड़के एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे, एक लापरवाह था जबकि दूसरा अध्ययनशील था। लेकिन जब ज़रूरत के हिसाब से काम करने की बारी आई तो दोनों ने हर काम में महारत हासिल कर ली। लू हाओ और लू एओटियन हमेशा अपनी कक्षाओं में प्रथम आते थे। इससे जियाओ कांग को उन जैसे छात्रों पर गर्व होता था। जब जियाओ कांग ने लू चेन को अपनी कक्षा में रखे जाने के बारे में सुना तो वह हैरान रह गया। उसे लू चेन से बहुत उम्मीदें थीं। उसे लगा कि वह अपने दो बड़े भाइयों जैसा ही है, लेकिन उम्मीदें वास्तविकता से अलग थीं। तीसरा बेटा परिवार का सबसे बुरा व्यक्ति था। लू चेन अपने दो भाइयों के बिल्कुल विपरीत था, लापरवाह और बिगड़ैल। लू चेन का वर्णन करते समय जियाओ कांग के दिमाग में ये दो शब्द आते हैं। लू चेन जानता था कि उसे एक अमीर परिवार का आशीर्वाद मिला है और उसने बिना किसी परवाह के अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया। पूरे स्कूल वर्ष के दौरान वह इस शक्ति का दुरुपयोग करता रहा, लेकिन वह वहां इतना ध्यान लगाकर बैठा था और कक्षा में ध्यान लगाए हुए था। लू चेन की निगाहें उसके बालों से ढकी हुई थीं, लेकिन जियाओ कांग को पता था कि लू चेन सीधे बोर्ड पर देख रहा था। लू चेन का यह ध्यान अजीब था और जियाओ कांग के दिमाग में बस यही बात थी। क्या छात्र लू बीमार है?